ये जो आपका अध्याय 2 है, ये राजस्व मंडल के गठन के संबंध में चर्चा करता है। सेक्शन 3 राजस्व मंडल के गठन की बात करता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो आपका ये क्या कहलाता है, एक राजस्व मंडल होगा, इसका एक चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा और इतने सदस्य की नियुक्ति कर सकेगी जितना राज्य सरकार उचित समझे। इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो सदस्यों की संख्या में कम अधिक कर सकता है। जैसे सामान्यतः किसी बोर्ड का किसी अधिनियम में सदस्य संख्या निर्धारित रहती है कि 1+2 या 1+4 या 1+5 जो भी है। यहाँ क्या कहा गया है कि ये राज्य सरकार का डिस्क्रिशनरी पावर है, ये राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। यहाँ विवेकाधिकार काम नहीं करेगा, अध्यक्ष पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एक अध्यक्ष तो रखना ही पड़ेगा बोर्ड में। और फिर अपनी सुविधा के अनुसार कभी 2 रख सकता है, कभी 4 रख सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि जितनी वह आवश्यक समझे, जितनी वह आवश्यक समझे। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात हो रही है, यहां मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है। ठीक है, राज्य सरकार जो वर्ड है लॉ का, उसको आप एज इट इज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में यही आ जाए कि अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ये नियुक्ति की बात किसके द्वारा की जा रही है? राज्य सरकार द्वारा, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा या फिर किसी भी मंत्री या फिर किसी अधिकारी द्वारा। तो ये राज्य सरकार की बात आती है। इसके बाद आता है कि राजस्व मंडल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान। तो यहाँ ये कहा गया है, ये स्थान कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगा। वर्तमान में राजस्व मंडल बिलासपुर में गवर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको यही लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा कि राजस्व मंडल का प्रधान स्थान कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, पहला लाइन कि राज्य सरकार प्रधान स्थान मतलब कहां वो राज्य वो मंडल कहां बैठेगी, कहां अपनी कार्रवाई को संचालित करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, ये किसने निर्धारित कर दिया? संविधान ने कर दिया। तो बाद में ये भी व्यवस्था की गई, सुप्रीम कोर्ट अन्य स्थान पर भी अपनी बैठक कर सकता है। तो यहां भी वही बात आ रही है, मंडल के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं अन्य स्थान पर भी अपनी बैठक कर सकेंगे, ये उनका विवेकाधिकार है। इसके बाद बात आती है मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें, उसकी सर्विस की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां ये बात कहा गया है कि जब कोई सदस्य अनुपस्थिति के कारण अपने पद एवं कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, जब कोई गंभीर रूप से बीमार है या फिर अनुपस्थित है, मतलब उस पद के कर्तव्य का पालन वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको करना चाहिए, तो राज्य सरकार ऐसे कंडीशन में उस सदस्य की नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद बात आती है, इस संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित यदि नहीं किया गया है तो अध्यक्ष की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो स्पेसिफाई की जाए, मतलब इस अधिनियम द्वारा, और तब तक बनी रहेंगी जब तक इस धारा के अधीन रूपांतरित न कर दी जाए या फिर वो परिवर्तन न कर दी जाए, तब तक उनकी सेवा शर्तें एज इट इज बनी रहेंगी। आगे उनकी नियुक्ति के लिए अहर्ताएं डिसाइड करता है और ये बोलता है कि कोई व्यक्ति मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए अहरित नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं है। अर्थात इसका जो सदस्य होगा वो एलिजिबल होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए। उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र नहीं है, फिर भी राजस्व अधिकारी न रह चुका हो या कलेक्टर के पद की श्रेणी से अनिम्न पद का
पद पर कम से कम 5 वर्ष तक धारण न कर चुका हो। इसके अंतर्गत यही बात कहा गया है कि अगर कोई राजस्व अधिकारी है, ऐसा राजस्व अधिकारी है जो कलेक्टर के पद पर या उससे ऊपर के पद पे 5 वर्ष तक का अगर पद धारण किया है तो भी वो राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। इसके बाद ये वेतन और भत्ते की बात आती है, तो वेतन भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करेंगी। ये आपका CGLRC जो पूरा चलता है, इसमें राज्य सरकार को बहुत अधिक अधिकारिता दी गई है, क्योंकि जो ये रेवेन्यू कोड है इसको गवर्न करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, इसलिए यहाँ राज्य सरकार को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, चाहे वो अपॉइंटमेंट के संबंध में हो, सेवा शर्तों के संबंध में हो, चाहे ये सेक्शन 6 के अंतर्गत वेतन और भत्तों के संबंध में हो। तो यहाँ यही बताया गया है कि मंडल के सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्ते का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार अवधारित करे, और ये वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होंगे, मतलब वो संचित निधि में से निकाले जाएंगे। इसके बाद बात आती है मंडल की अधिकारिता की। मंडल की अधिकारिता ये बताया गया है कि मंडल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता के अंतर्गत उसे प्रदत्त की गई है, मतलब जो शक्ति मंडल को इस संहिता के अंतर्गत एक न्यायालय के समान शक्ति प्रदान की गई है, उस शक्तियों का मंडल प्रयोग करता है, और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसको अन्य कृत्यों के निर्वहन के लिए ऑथराइज कर सकेगी। इसके बाद ये बात आता है कि राज्य सरकार ऐसी शर्तों के साथ जो अधिरोपित करना ठीक समझे, मंडल के सदस्यों को अधिसूचना द्वारा ऐसी अतिरिक्त शक्तियां सौंप सकेगा जो तत्समय प्रयुक्त अधिनियम के अधीन उसको समानुदेशित की जाती है। अगर राज्य सरकार कोई अन्य शक्तियां प्रदान करना उचित समझती है मंडल के सदस्यों को, तो अतिरिक्त शक्ति भी राज्य सरकार प्रदान कर सकती है। इसके बाद मंडल की अधीक्षण शक्तियां के बारे में सेक्शन 8 बताता है, सुपरविजन की बात करता है सेक्शन 8 आपका। इसके अंतर्गत ये बताया गया है, जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया कि मंडल को क्यों बनाया गया, तो मंडल ऐसे समस्त मामलों के संबंध में अपील और पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारिता रखता है, और अपने समस्त प्राधिकारियों पे उसकी अधीक्षण की शक्ति होगी, मतलब सुपरविजन की अथॉरिटी होगी कि उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी मामले में ठीक से निर्णय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसे कहते हैं सुपरविजन अथॉरिटी। और वो निम्न जो उसके नीचे के अधिकारी हैं उसके रिपोर्ट मान सकेगा, उनके कार्यों की विवरणियां मान सकेगा, और फिर उस पे अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकेगा। इसके बाद बात आता है कि ये जो मंडल होगा वो एक सदस्यीय भी काम कर सकता है और बहुसदस्यीय न्यायपीठ द्वारा भी काम कर सकता है। तो यहाँ संहिता के पहले जो मामले मध्य प्रदेश मंडल के अंतर्गत थे वो सारे मामले अब छत्तीसगढ़ मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ की अधिकारिता में आता है तब। वो डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2002। इसके बाद अध्याय 3 आता है। अध्याय 3 राजस्व अधिकारी, उसके वर्ग और उनकी शक्तियों की बात करता है। इसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे।